हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 17 हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अंडर diminishing balance method, amount of depreciation goes on A, decreasing, B, increasing, C, constant, और D, all of these। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, इससे आपका दो ही मेथड इसमें पढ़ना है, इसलिए बेसिकली आपका दो ही मेथड से सारा सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए आपका स्ट्रेट लाइन मेथड SLM मेथड है और एक WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलिए इसको, दो मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट जो है आपका वो 1 लाख है और इधर भी 1 लाख है। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% आपका है पर एनम, यहाँ भी आपका एट 10% पर एनम, ये डेप्रिसिएशन का रेट है मानते हैं, है ना। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस करेंगे। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10%, 10,000 तो आएगा 90,000। इसका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या बोलिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक ही बात है। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साल के अंत में 90,000 एक साल में। अच्छा, अब ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सेम है 10,000। सेकंड ईयर से क्या होगा बताइए। स्ट्रेट लाइन मेथड में 1 लाख पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% तो होगा 10,000, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, तो 80,000 सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, इसमें डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे आपका 90,000 का 10% तो हो जाएगा 9,000। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन 9,000, तो इसका वैल्यू आएगा 81,000। अंतर हो गया आपका, इसका 10,000 सेकंड में, पहला में तो बिल्कुल सेम है आपका, फर्स्ट में बिल्कुल सेम, सेकंड में क्या हो गया, इसका बैलेंस देखिए फिक्स्ड है, इसका बैलेंस आपका रिड्यूस नहीं हुआ है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब बोलिए कि इसका इंस्टॉलमेंट क्या है, फिक्स्ड है। और इसका क्या हो गया, अब देखिए 10 से 9 रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ। चलिए थर्ड ईयर में देखते हैं क्या हो गया। 1 लाख पे लगाएंगे फिर से तो 10,000 फिर से आएगा। अब कितना वैल्यू हो गया इसका, 70,000 मशीन का वैल्यू हो गया। मशीन पे ही लगा रहे हैं। थर्ड ईयर में इस पर कितना लगाएंगे, तो 81,000 पे हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए इसका बैलेंस फिर से तीसरे साल में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये कांस्टेंट रहा और ये क्या हो रहा है धीरे धीरे देखिएगा। डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए घट रहा है इसका वैल्यू, डेप्रिसिएशन का वैल्यू जो है हर बार क्या हो रहा है, घट रहा है। किसमें, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसको बोलिए या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलिए, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन,
अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट एक जैसा है नहीं, कांस्टेंट किस में होगा, एसएलएम मेथड में, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड में, इसमें कांस्टेंट होगा। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, ये गलत, ये गलत इस केस में, और इंक्रीज तो होगा नहीं, डिक्रीज होगा, ये गलत। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, धीरे धीरे घटेगा। और इसमें मशीन का वैल्यू कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होगा, इसमें मशीन का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखना, ये सवाल आपसे आगे पूछेगा भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। Under fixed installment method, under fixed installment method, amount of depreciation goes on, अभी तो बता ही दिए, amount of depreciation डिक्रीजिंग, बी हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, और डी ऑल ऑफ दिस। बोलिए बोलना क्या है इसमें, अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें जो डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट है वो क्या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बताया तो मैंने आपको 1 लाख का मशीन है और 1 लाख पर ही हम लगाएंगे। फर्स्ट ईयर में 10,000, ठीक है, सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा आपका माइनस ओरिजिनल कॉस्ट पे 10,000, 80,000, थर्ड ईयर भी आपका 10,000, 70,000। तो ये इंस्टॉलमेंट क्या है, कांस्टेंट है। क्या डिक्रीज कर रहा है ये, नहीं। क्या इंक्रीज कर रहा है ये, डेप्रिसिएशन, नहीं। कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, स्थिर है एकदम, 10,000, 10,000 और 10,000। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 10,000। तो ना ही आपका डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, ना ही आपका ऑल ऑफ दिस होगा। कांस्टेंट जो है स्थिर रहेगा आपका डेप्रिसिएशन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्या कहता है, इसको हटाते हैं। The useful life of land is, यूजफुल लाइफ क्या है लैंड का, ए है आपका कांस्टेंट, बी हो जाएगा आपका लिमिटेड, सी कहता है आपका अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, और डी कहता है आपका इनकांस्टेंट, अस्थिर।
लैंड यानी ज़मीन। अब ज़मीन का वैल्यू याद रखिएगा, आपने अगर सही कीमत पर ज़मीन खरीदी है तो इसका वैल्यू कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि इसका वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होगा। ऐसे भी नहीं करके चलो, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाएगा, हमेशा इंक्रीज़ ही होगा इसका वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगा, लैंड का वैल्यू। ज़मीन ही एक ऐसा है जिसका लाइफ जो है वो कैसा है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड या कांस्टेंट नहीं है। इसका लाइफ क्या है, अनलिमिटेड है। इसीलिए लैंड पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड एक ऐसा आपका टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है जो कभी भी डेप्रिसिएट नहीं करता है। बताइए, लैंड ही डेप्रिसिएट कर जाएगा, यानी कदमों के नीचे से, पैर के नीचे से ज़मीन ही हट जाएगा, तो बिजनेस कहाँ करोगे, तो रहोगे कहाँ। तो यानी कि आपका लैंड जो है उसका यूज़फुल लाइफ क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। कोई इसका लिमिट नहीं है कि भाई इतने साल तक चलेगा, 5 साल तक, 10 साल तक, कोई एस्टिमेटेड लाइफ है इसका, नहीं, कोई भी एस्टिमेटेड लाइफ नहीं है। ये आपका अनलिमिटेड इस्तेमाल है ना। अब इसमें बोलने वाली क्या बात है, आप खुद ही जानते हो, है ना, कि जो ज़मीन है उसका क्या है, अनलिमिटेड है। हज़ारों सालों से लोग रहते आ रहे हैं, हज़ारों सालों तक आगे रहेंगे लोग। पता नहीं पीछे क्या है, पीछे तो पता है, आगे क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन जो है उसका अनलिमिटेड है। मतलब कभी भी लैंड का वैल्यू डिक्रीज नहीं होता है, एक बात पहला। दूसरा, लैंड का वैल्यू अगर जो है हमेशा अप्रिसिएट ही करता है, डेप्रिसिएट तो करता नहीं है। लैंड ही एक ऐसा टेंजिबल फिक्स एसेट है जिस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते हैं। बाकी जितना भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो कांस्टेंट स्थिर है इसका, नहीं, स्थिर भी नहीं है कि हाँ भाई मतलब इतना ही जो है हम बिज़नेस से कमा रहे हैं, इतना ही दिन तक हम बिज़नेस करेंगे, या लगभग स्थिर नहीं, कांस्टेंट नहीं है, लिमिटेड भी नहीं है। जितना मर्जी, जितना उस पर आप प्रोडक्टिव काम कर सको उतना प्रोडक्टिव काम आप लैंड पे कर सकते हैं। इसीलिए इसका लाइफ क्या है, अनलिमिटेड है, सालों साल तक चलते रहेगा, कोई डेप्रिसिएशन वाली इसमें बात ही नहीं है। तो ये अनलिमिटेड होगा आपका। इसमें ज़्यादा समझाना भी कोई उचित बात नहीं है, क्या समझाएं इसमें, आप खुद ही समझ रहे हो। तो ये अनलिमिटेड हो जाएगा। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। तो पूछेगा आपका सवाल कि कौन सा एसेट है जिसका कभी भी जो आपका लाइफ है, या फिर बोलिए कि जिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता है, वो है आपका लैंड, जिस पे डेप्रिसिएशन आप कभी भी कैलकुलेट नहीं करोगे। आप बुक में कभी नहीं देखोगे कि लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है, और अगर देख लोगे कि हाँ किया गया है तो उसी समय उस बुक को छोड़ देना। रेसिडुअल वैल्यू, the residual value valued useful life of an asset, क्या कहता है, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, रेसिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ। अच्छा, ए estimated, B actual, C calculated, और D constant। रेसिडुअल वैल्यू बोलिए, स्क्रैप वैल्यू बोलिए आपका, यानी जब मशीन का अपना लाइफ पूरा हो जाएगा तो लाइफ पूरा होने के बाद उसका जो स्क्रैप वैल्यू है, यानी रेसिडुअल वैल्यू जो होता है यूज़फुल लाइफ के बाद ऑफ एन एसेट का, उसको हम रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं या स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। जब एक एसेट का पूरा लाइफ पूरा होता है तो जब उसको जो हम जिस कीमत पे बेचते हैं वही आपका रेसिडुअल वैल्यू कहलाता है या स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। तो ये जो आपका दी रेसिडुअल वैल्यू वैल्यूड यूज़फुल लाइफ ऑफ एन एसेट, मतलब एक यूज़फुल लाइफ के बाद जो रेसिडुअल वैल्यू होता है वो क्या होता है,
एकदम एक्चुअली आप बोलते हो कि 20,000 ही होगा या 10,000 ही होगा, ये क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है। ये क्या होता है, एस्टिमेट करते हैं, आप उसका अनुमान लगाते हैं कि इसका रेसिडुअल वैल्यू यानी इसको बेचने पे कबाड़ में कितना कीमत हमको मिल जाएगा, ये एस्टिमेटेड होता है। कभी भी आप बोले हो कि एक्चुअली इतना मिल जाएगा, एकदम 100% कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। आप भी जब कोई एसेट परचेस करते हो तो अगर आप मार्केट में कोई एसेट परचेस करने जाओगे, आप जाओगे, हम जाएंगे, 4 लोग जाएंगे साथ में, देखिएगा कि 2, 4, 5, 10, 50 हज़ार रुपये का कीमत में अंतर हो सकता है। यानी ये जो है आपका कभी भी एक्चुअल कितना आपका कबाड़ में बिकेगा सामान, वो कोई नहीं कहा जा सकता है, एग्जैक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए एक्चुअल तो नहीं होगा। इसको आप एक तरह से बोलिए कि कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। क्या कैलकुलेशन करिएगा इसके ऊपर कि बाद में कितना बिकेगा, 10 में या 20 में बिकेगा, रेसिडुअल वैल्यू कितना होगा, 10 साल के बाद 20,000 रुपये होगा। अब उस समय 20,000 आपको कीमत नहीं मिलेगा तो क्या एसेट को पकड़ के बैठे रहोगे? नहीं। तो कैलकुलेटेड भी नहीं है, कांस्टेंट होगा, मतलब कि मान के चलते कि हर एसेट जितना भी बिकेगा वो कांस्टेंट है। मान लो कि मशीन ही है, जो बिकेगा 20 में बिकेगा आपका या 10 में बिकेगा, ये कांस्टेंट आपका, ये कांस्टेंट भी नहीं होगा आपका, ना कैलकुलेटेड नहीं है। क्या होगा, एस्टिमेटेड होगा। एस्टिमेटेड का मतलब आप उसका अनुमान ही लगा सकते हैं, एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होगा या कितने में बिकेगा ये आप कह ही नहीं सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अनुमानित होगा, ना ही वास्तविक होगा, ना ही आपका कैलकुलेटेड यानी परिकल्पित होगा, और ना ही कांस्टेंट यानी स्थिर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। In fixed installment method, depreciation is calculated on in fixed installment method, depreciation is calculated on depreciation is calculated ऑन। ऑप्शन ए है आपका ओपनिंग बैलेंस पे, क्लोजिंग बैलेंस, ओरिजिनल कॉस्ट, और डी है स्क्रैप वैल्यू। इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। डेप्रिसिएशन जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में किस पे कैलकुलेट करते हैं, बता तो दिए सारा नाम आपका कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसका दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसका और भी नाम है, फिक्स्ड हो ही गया, ओरिजिनल कॉस्ट हो गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर बोल सकते हैं आप इसका क्या हो सकता है, फिक्स्ड, इक्वल, ओरिजिनल, और इसका नाम हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सारा नाम है आपका, एक ही नाम है सब चीज़ का। तो बोलता है कि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेटेड ऑन किस पे करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं, इसीलिए तो इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या होगा, 1 लाख का मशीन खरीदा, इंस्टॉलेशन वगैरह पूरा कॉस्ट जो पड़ा आपका इंस्टॉलेशन वगैरह कराने के सबके साथ वही कॉस्ट हुआ। अब इस पर किस पे करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे, ना 10% है तो इस पर डेप्रिसिएशन 90,000, ठीक। फिर 10 किस पे करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे
ठीक, तो ये हो जाएगा 10 10 10 10 10 चलते रहेगा इसमें। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन किस पे, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं। हमेशा 10% लेंगे तो इसका लेंगे, ये 2 साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल कभी भी लेंगे तो इस वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन लेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम जो वैल्यू घट करके आता है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट तो बोल ही रहा है, इंस्टॉलमेंट हर बार आपका क्या होगा, फिक्स होगा। तो किस पे करेंगे, तो हम इस पे ओरिजिनल कॉस्ट यानी इस वैल्यू पर हमेशा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बोलो, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा दूसरा पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये तो फिक्स हो गया। अब डिमिनिशिंग वाला पूछा है, एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड depreciation is calculated, है ना, depreciation is calculated on a opening balance, B written down value, C original cost, और D हो गया क्लोजिंग बैलेंस। बोलिए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलिए, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलिए, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलिए। डेप्रिसिएशन बताइए किस पे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पे तो नहीं करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में करते हैं, या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड में इस पे करते हैं। तो क्या हुआ आपका, बी नंबर होगा। रिटन डाउन वैल्यू पे करते हैं। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट कितना हुआ 1 लाख, पहले साल का डेप्रिसिएशन 10% से 10,000, बढ़िया, ये डेप्रिसिएशन 10,000। फिर रिटन डाउन वैल्यू, अब बोलिए वैल्यू डाउन होकर कितना हो गया, कम होकर के कितना हो गया 90,000। अब किस पे करेंगे, तो रिटन डाउन वैल्यू कितना हो गया अब 90, तो फिर करेंगे 90 का 10%, कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, फिर कितना हो गया आपका 81,000, फिर तीसरे साल का ये हो जाएगा आपका। तो क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन घट रहा है। किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू पे। डिमिनिशिंग वैल्यू हो गया 90, पहला 90 पे किए, फिर आपका करेंगे 81 पे, इसी तरीके से आगे जो बैलेंस आपका रिटर्न हो रहा है डाउन, मतलब जो कि आपका वैल्यू घटता जा रहा है, उस पर हम डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे, किस मेथड में, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में करेंगे। किस वैल्यू पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन 8, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, शुरुआत में कितना, अंत में कितना बैलेंस आपका है इसका, इस पर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ जो है ओपनिंग बैलेंस करते हैं, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन होता है
उसको हम ओपनिंग बैलेंस पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद हो गया आपका डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ का प्रोसेस है? ए एसेट वैल्यूएशन, बी हो गया आपका वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, सी डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, और डी हो जाएगा आपका, अच्छा डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट फिर से लिख दिया, लो लिख देते हैं दूसरा, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। ये हो सकता था, दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है, सी और डी। क्या होगा? तो डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एसेट वैल्यूएशन, यानी क्या हम इसमें एसेट का मूल्यांकन करते हैं, है ना। एसेट का मूल्यांकन करने के लिए तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, खैर अभी छोड़ दीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, अलग चीज़ है वो। तो क्या हम संपत्ति का मूल्यांकन करते हैं? मूल्यांकन करने के लिए नहीं। संपत्ति का सत्यापन करना है क्या? वेरिफिकेशन करना है? नहीं। डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू कितना डिक्रीज हो रहा है, ये मेरा चिंता का विषय है। ये मेरा जो है इस पर हमको चिंता करना है कि मेरा एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे हम एक मशीन जो है मशीन खरीदें, मान लो ये एक मेरा मशीन है, अब इसका एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर है, 10 साल तक मशीन चलेगा, उसका मशीन खराब, मशीन का दाम 10 लाख रुपए है, मशीन का दाम 10 लाख है। तो जब मशीन चलेगा या नहीं भी चलेगा, फिर भी ये कुछ ना कुछ से डेप्रिसिएट करेगा। मान लो 1 लाख रुपया पर ईयर ये डेप्रिसिएट करता है, तो बताइए 10 साल में मेरे पास मशीन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरा मशीन, है ना, काम के लायक नहीं बचेगा मेरा मशीन। और 10 साल के बाद क्या मेरे पॉकेट में 10 लाख रुपए फिर से हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मशीन के ऊपर। तो क्या हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके धीरे धीरे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही हम डेप्रिसिएशन ऐड करते जाएंगे, और प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब हो गया आपका कि जितना भी उसमें लागत लगा है, चाहे वो आपका लेबर है या फिर कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, या फिर आपके मान लो कि जैसे आपको एक बात समझाते हैं, जैसे मान लो ये मार्कर है आपका, और मार्कर को बनाने के लिए हम इस 10 लाख के मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे आपका मार्कर का प्रोडक्शन होते जाएगा, है ना, जैसे जैसे ये मशीन काम करता जाएगा, वैसे वैसे ये मशीन का वैल्यू कम होते जाएगा। और इस मार्कर को का प्राइस हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं? सेल करके। बस बिजनेस में और कुछ नहीं होता है, सेल होता है। अगर आप सेल कर पाइएगा, बेच पाइएगा, तो बिजनेस आपका चलेगा। आप कितना भी तामझाम कर लीजिए, आपका अगर सेल नहीं है तो बिजनेस कभी नहीं चलने वाला आपका। तो मानिए इस मार्कर को हम बेच रहे हैं, तो इसमें मार्कर का मटेरियल जितना है, जो इसमें लगा है, मटेरियल लगा है, जितना लेबर लगा है, जितना कुछ इसमें है, सब इसमें ऐड है। और मशीन का डेप्रिसिएशन भी पर यूनिट इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर डेप्रिसिएशन मशीन का नहीं करेंगे तो बताइए कि मार्कर बना देगा, 10 साल का में मार्कर बनाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा मशीन, और पता चलेगा कि फिर से हमको 10 लाख लगाना पड़ता, तो मेरा फ़ायदा कहाँ हुआ? इसलिए हर बार मार्कर बेचेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन का कॉस्ट भी ऐड करेंगे, और मशीन का दाम हम जो जिसको सामान बेच रहे हैं यानी कस्टमर को, उससे रिकवर भी हम करते जाएंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। ये एसेट के वैल्यू को डिक्रीज करता है, और यही मेरा चिंता का विषय भी है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन इस पर कैलकुलेट करते हैं। और जो मेरा एसेट का वैल्यू है, उस एसेट के वैल्यू को हम धीरे धीरे क्या कर लेते हैं? रिकवर कर लेते हैं, ताकि जब 10 साल के बाद मेरा मशीन या कोई भी एसेट मेरा जब बेकार हो जाए, तो उस समय हम रोना ना रोए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमने इसका इंतजाम नहीं किया और फिर से हमारा इतना पैसा लग रहा है। इसीलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हम इस पैसे को एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि जब हमारा फ्यूचर में हमारा एसेट डेप्रिसिएट होके जो काम के लायक ना बचे, तो हम जो मेरा जो डेप्रिसिएशन है उस वैल्यू से हम नया मशीन खरीदेंगे। ठीक है, उस समय हो सकता है कि एसेट का वैल्यू और बढ़ जाए, तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एक
जो आपका मान लो कि 10 लाख का मशीन है तो 10 लाख तो वैल्यू आपके पास इकट्ठा हो गया ना। अब मान लो 10 साल के बाद एसेट का वैल्यू 15 हो जाएगा, तो 5 का ही इकट्ठा करना पड़ेगा ना आपको इंतजाम, 15 का तो इकट्ठा नहीं करना होगा ना। ठीक है, तो क्या है आपका डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।